हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आइए एक बहुत ही प्यारा सा हाई स्कूल का लेसन की स्टडी करते हैं। फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। इसके राइटर एन फ्रैंक ही हैं। अ, सबसे पहले हम लोग अबाउट द लेसन को देखते हैं। यहाँ पर लिखा है अबाउट द लेसन। इसका स्टडी करते हैं, देखते हैं इस लेसन में क्या है बड़े शॉर्ट में। इन दिस लेसन, इस लेसन में एन, जो एन है यानी एन फ्रैंक, यानी इस लेसन के जो राइटर हैं, टॉक्स अबाउट द बीइंग लोनली। लोनली बोले तो अकेला। इस लेसन में अपने अकेलेपन को व्यक्त किया गया है। एंड हैविंग नो वन टू टॉक, और हैविंग नो वन टू टॉक टू डिस्पाइट बीइंग सराउंडेड बाय फैमिली। हालांकि इनके फैमिली में, ये जो एन फ्रैंक है, फैमिली से घिरी होती है, यानी इनके फैमिली में और लोग रहते हैं। एंड अराउंड 30 पीपल, यहाँ तक कि ये फैमिली के अलावा तमाम लोग रहते हैं, जो कि लगभग लगभग 30 पीपल हैं। होम सी कॉल्ड हर फ्रेंड, जिसे वो अपना फ्रेंड बोल सकती है, ठीक ना। कॉल्ड हर फ्रेंड, जिसको अपना फ्रेंड बोल सकते हैं। लेकिन इन सभी के बावजूद भी वो अपने आप को कैसा महसूस करती हैं? लोनली, मतलब अकेला सा महसूस करती हैं। 10, इसलिए सी टेक्स द डिसीजन, इसलिए जब इतने लोग परिवार में रहने के बावजूद भी वो अपने आप को अकेला महसूस करती है, तो इसलिए वो एक डिसीजन लेती है, राइटिंग हर फीलिंग इन अ डायरी, अपने एक डायरी में अपनी पूरी फीलिंग को लिखने का डिसीजन लेती हैं। बिफोर यू रीड, यहाँ पे देखिए लिखा है, इस लेसन को पढ़ने से पहले यहाँ कुछ लिखा है जिसे आप पढ़ लेंगे तो लेसन को बहुत अच्छे समझ पाएंगे। एनलिज मैरिज इनका कंप्लीट नेम है, ठीक। ये 13 वर्ष की एक बच्ची हैं, ठीक ना। एन फ्रैंक के नाम से ज़्यादा फेमस है। 12 जून 1929 को इनका जन्म हुआ था। फरवरी या मार्च में इनका अ, निधन भी हो गया था, यानी डेथ हो गया था। ये एक जर्मन थी, ठीक। ज्विस गर्ल, मतलब यहूदी धर्म से बिलोंग करती थी, ठीक ना। इन्होंने इस लेसन को लिखा है उस समय, जिस समय ये अपने फैमिली के साथ, वाइल हाइडिंग विद हर फैमिली एंड 4 फ्रेंड्स इन एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम एक स्थान का नाम है। एम्स्टर्डम में छिपी हुई थी। ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ नीदरलैंड, जब नीदरलैंड पे कुछ लोग कब्जा किए थे, ठीक ना। इन वर्ल्ड वार सेकेंड, सेकेंड वर्ल्ड वार के थ्रू, सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान, उस समय हर फैमिली हैड मूव्ड टू एम्स्टर्डम आफ्टर द नाजी गेंड पावर इन जर्मनी। जब नाजी लोग जर्मनी में अपना अधिकार हासिल किए, वहाँ पर अपना शासन चलाने लगे, तो यहूदियों के खिलाफ कुछ इन लोगों को भगाया जा रहा था, तो इनकी पूरी फैमिली एम्स्टर्डम में जाके छिप गए थे। वेयर, लेकिन हुआ क्या, वर्ड ट्रैप्ड, लेकिन इनका जो फैमिली छिपे हुए थे, पकड़े गए। व्हेन द नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड इनटू द नीदरलैंड, जब इनका कब्जा और आगे बढ़ा, नीदरलैंड तक गए, तो वहाँ पर ये पूरी टीम ही पकड़ी जाती है, ठीक। एज परसिक्यूशन अगेंस्ट द ज्विश पॉपुलेशन, क्योंकि ये लोग इंक्रीज ज्विश पॉपुलेशन के खिलाफ ये थे ना, तो द फैमिली वेंट इनटू हाइडिंग इन जुलाई 1942 इन हिडन रूम इन हर फादर ऑटो फ्रैंक्स ऑफिस बिल्डिंग। इनके पिता का एक ऑफिस बिल्डिंग था, उसमें एक हिडन रूम था, ठीक ना। तो वहाँ पर सभी लोग छिपे हुए थे और वहीं से सब लोग पकड़े गए। उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर 2 years इन हाइडिंग, वहाँ पर 2 वर्ष तक छिपे थे। उसके बाद दी ग्रुप वाज बिट्रेड, सारा ग्रुप ही पकड़ा गया। एंड ट्रांसपोर्टेड टू दी कंसंट्रेशन कैंप, कंसंट्रेशन कैंप भेजा गया, यानी जेल भेज दिया गया, ठीक ना। सिस्टम वेयर एंड डाइड ऑफ टाइफस, और वहीं पर इनका मृत्यु हो जाता है एन फ्रैंक का, ठीक ना। इन बार्गेन बेल्सम, ये जेल का नाम है जिस जेल में बंद हुई थी, तो वहाँ वहीं पर इनका डेथ हो जाता है। विद इन डेज, और कुछ ही दिन के अंदर, हर सिस्टर मॉरगाट फ्रैंक, इनकी सिस्टर का नाम याद रखिए, मॉरगाट फ्रैंक, ठीक। कुछ ही दिनों में इनकी सिस्टर का भी मृत्यु हो जाता है। हर फादर ऑटो फ्रैंक, ठीक ना। ऑटो, ऑटो लिखा है, ऑटो फ्रैंक बोलेंगे। तो इनके पिताजी जो कि ऑटो थे, हाँ, द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप, जितने लोग जितने लोग छिपे हुए थे, यानी सभी को पकड़ा गया और सभी को जेल में भेज दिया गया, तो उनमें से सिर्फ एक ही इंसान बचे थे, इनके फादर। जैसे ही रिटर्न टू एम्स्टर्डम, बाद में एम्स्टर्डम लौटे,
आफ्टर द वार एंडेड, जब वार युद्ध जो था समाप्त हुआ तो लौटते हैं, टू फाइंड दैट हर डायरी हैड बीन सेव्ड, तो वहाँ पे जाकर देखते हैं सिर्फ एन फ्रैंक के द्वारा लिखा गया केवल एक ही डायरी बचा हुआ था, बाकी कुछ नहीं था। कन्विंस दैट कन्विंस्ड कन्विंस दैट इट वाज अ यूनिक रिकॉर्ड। ठीक, तो उनके पिताजी को लगा कि ये काफ़ी यूनिक रिकॉर्ड है। शी टुक एक्शन टू हैव इट पब्लिश इन इंग्लिश अंडर द नेम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, इस नाम से, द डायरी ऑफ यंग गर्ल के नाम से इस डायरी को पब्लिश कराने का डिसीजन लिए, बाद में पब्लिश भी कराएं। द डायरी वाज गिवन टू एन फ्रैंक, क्वेश्चन भी आ सकता है कि डायरी एन फ्रैंक को कब मिला, कैसे मिला, तो द डायरी वाज गिवन टू एन फ्रैंक फॉर हर 13th बर्थडे एंड 13th बर्थडे पर के अवसर पर किसी ने गिफ्ट में इनको दिया था। क्रॉनिकल क्रॉनिकल्स द इवेंट्स ऑफ हर लाइफ, इस डायरी में इनके काफ़ी क्रॉनिकल रिकॉर्ड भी हैं। 12 जून 1942 से लेकर के अंटिल इट्स फाइनल एंट्री 1 अगस्त 1942, यानी इस डेट से लेकर के इस डेट तक की इनके लाइफ की सारी चीज़ें इस डायरी में व्यक्त था। इट वॉज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच, ये जो डायरी लिखा गया था स्पेशली शुरू में तो डच लैंग्वेज में लिखा गया था, याद रखिएगा पूछा जाता है कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया था, लेकिन इसको ट्रांसलेट किया गया इनटू मैनी लैंग्वेज, कई भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया, एंड बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रेड बुक, और बाद में ये जो बुक था इनकी जो डायरी फेमस हुआ, तो इतना फेमस हुआ कि विश्व की सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली किताबों में से एक किताब बन गई यह भी। ठीक है, इतना मतलब कि काफ़ी फेमस हो गया। There have also been several films, televisions, theatrical production and even opera based on the diary, यानी इस डायरी पर तमाम टेलीविज़न शो भी हुए, फिल्म भी बने, मंच पर नाटक के रूप में दिखाया गया। डिस्क्राइब एज द वर्क ऑफ अ मैच्योर इंसाइटफुल माइंड, and the diary provide an intimate examination of डेली लाइफ अंडर नाजी ऑक्यूपेशन, मतलब कि इस डायरी में बताया गया कि एक लड़की के और जितने वहाँ के सिंपल लोग थे, डेली लाइफ उन लोगों के नाजी ऑक्यूपेशन हुआ था, तो उस समय वो लोग किस तरीके से ज़िंदगी बिता रहे थे, वो सारी चीज़ें इसमें बताया गया है। एन फ्रैंक हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड एंड डिस्कस्ड ऑफ द हॉलोकॉस्ट विक्टिम, हॉलोकॉस्ट की मतलब कि सबसे ज़्यादा चर्चित लड़की बन गई थी, मतलब राइटर है। यहाँ देखिए एन फ्रैंक का फोटो है, दिस इज अ फोटो एज आई वुड विश माई सेल्फ टू लुक ऑल द टाइम, ये फोटो एन फ्रैंक को काफ़ी पसंद आता है, इनका फोटो है। देन आई वुड मे बी हैव चांस टू कम टू हॉलीवुड, अगर मुझे हॉलीवुड में चांस मिले तो मैं इसी फोटो के, जिस तरीके से मैं इस फोटो में दिख रही हूँ, इसी तरीके से मैं अपने आप को देखना पसंद करूँगी। चलिए लेसन यहाँ से स्टार्ट होता है। राइटिंग इन अ डायरी इज अ रियली एक्सट्रेंज एक्सपीरियंस। ठीक, डायरी लिखना बड़ा एक्सट्रेंज एक्सपीरियंस है फॉर समवन लाइक मी, मेरे जैसे लोगों के लिए। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनी थिंग बिफोर, ऐसा नहीं है कि मैं डायरी इससे पहले नहीं लिखी हूँ इसकी वजह से, बट ऑल्सो, कारण क्या है कि स्ट्रेंज एक्सपीरियंस हमारे लिए इसलिए है बिकॉज इट सीम्स टू मी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि दैट लेटर ऑन नाइदर आई नॉर एनी वन एल्स, न तो मुझे और न तो अन्य कोई भी व्यक्ति को विल बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिंग्स ऑफ 13 ईयर्स ओल्ड स्कूल गर्ल, कि न तो मुझे बाद में, न तो मुझे लेटर, न तो मुझे न तो किसी अन्य व्यक्ति को एक 13 ईयर्स ओल्ड स्कूल गर्ल के डायरी में कोई इंटरेस्ट दिखाएगा। ओ यानी ये थोड़ा लिखते वक्त निगेटिव सोचते हैं। ओ वेल इट डजेंट मैटर, फिर सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, चाहे जो भी हो। आई फील लाइक राइटिंग, मुझे लिखना चाहती हूँ, मैं लिखना चाहती हूँ। एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट
ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट, और लिखना भी चाहती हूँ। और एक और वजह है कि मैं अपने मन की बातें को सबके बाहर निकालना चाहती हूँ। चेस्ट मतलब कि अपने दिल की बातें को बाहर निकालना चाहती हूँ। आप जानते हैं कि एन फ्रैंक की कोई मित्र नहीं है, तो मित्र जब भी हमारे मन में कोई बातें होता है तो या तो हम अपने मित्र को शेयर करते हैं, और मित्र नहीं को शेयर अगर हम मित्र को शेयर नहीं करते हैं तो वो चीज़ें हमारे मन में बोझ सा लगता है। तो इसलिए ये बच्चे सोचते हैं कि डायरी लिखना हमारे लिए काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि मैं अपनी बातों को बाहर रख सकती हूँ इस डायरी के माध्यम से। पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल। पेपर में ज़्यादा पैसेंस होता है पीपल के अपेक्षा। जैसे मतलब कि हम कोई बात किसी के सामने रखते हैं तो हो सकता है कि सामने वाला पर्सन उसको ध्यानपूर्वक सुने कि न सुने, लेकिन हाँ, पेपर में ऐसी कोई बात नहीं है। जो कुछ कहना चाहते हैं, जो कुछ लिखना चाहते हैं, आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आई थॉट आई थॉट ऑफ दिस सेइंग। अब ये जो सेइंग है, कहावत है, मेरे मन में वो उस दिन आया, ऑन वन ऑफ दोज डेज, उस दिन आया व्हेन आई वाज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस, जब मुझे थोड़ा हल्का सा डिप्रेस महसूस हो रहा था। एंड वाज सिटिंग एट होम, और उस समय घर पर बैठी हुई थी। विद माई चिन इन माई हैंड्स, ठीक ना, और गालों पर हाथ रखे हुए। बोर्ड लिस्टलेस, बोर हो गई थी काफ़ी, हमारे शरीर में जान ही नहीं रह गया, मतलब थकी थकी सी लग रही थी। वंडरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट, सोच रही थी कि घर के अंदर ही रहा जाए, समय बिताया जाए कि बाहर जाया जाए। तो उस समय ये मेरे मन में विचार आया कि डायरी लिखने का। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज, अंत में जहाँ मैं थी वहीं रही। ब्रूडिंग, सोचते हुए कि यस पेपर है, पेपर डज है मोर पैसेंस। हाँ, पेपर के अंदर ज़्यादा पैसेंस होता है, इसलिए चलो पेपर में ही लिखते हैं, डायरी में ही कुछ लिखा जाए। एंड सिंस I am not planning to let anyone else read this steep bagged, और हालांकि मेरा एक और विचार है कि मैं इस डायरी को किसी को पढ़ने के लिए थोड़ी देने वाली हूँ, ठीक ना। ये जो स्टीप बैग मोटी किताब होती है ना, कह सकते हैं मोटी दफ्ती वाली नोटबुक होती है, उसकी बात हो रही है। ग्रैंडली रिफर्ड टू एज अ डायरी, जिसको डायरी के रूप में लोग जानते हैं। अनलेस आई शुड ईवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, इस डायरी को मैं तब तक अपने पास रखती हूँ, या इस डायरी में अपनी फीलिंग्स तब तक व्यक्त करती हूँ जब तक मेरे पास कोई रियल फ्रेंड ना हो, यानी कोई सच्चा मित्र ना हो जाए। इट प्रोबली वोंट मेक अ बीट ऑफ डिफरेंस, मुझे लगता है कि ये जो डायरी एक किसी मित्र से कम नहीं होगा, ठीक ना, यानी मित्र और इस डायरी में कोई खास डिफरेंस नहीं होगा। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट prompted मी टू कीप अ डायरी। सबसे पहले मैं उस बात पे आती हूँ जिसकी वजह से मैं एक डायरी लिखना स्टार्ट किया। इन द फर्स्ट प्लेस आई डोंट हैव अ फ्रेंड। मेन कारण क्या था कि मेरे कोई मित्र नहीं थे। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, सिंस नो वन विल बिलीव दैट अ 13 years old गर्ल इज कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड। एक बात मुझे एक क्लियर कर देने दीजिए कि कोई भी व्यक्ति, नो वन विल बिलीव दैट, कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि 13 years ओल्ड गर्ल जो है इस दुनिया में कम्प्लीटली अलोन है, ठीक। एंड आई एम नॉट, और मेरी बात माने तो मैं भी कह सकती हूँ कि मैं अकेले नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि आई हैव लविंग पेरेंट्स, पेरेंट्स भी हैं मेरे। एंड अ 16 year old सिस्टर, एक बड़ी सिस्टर भी है इनकी 16 year, जिनका नाम मॉर्गॉट फ्रैंक है। एंड देयर आर अबाउट 30 people, और यहाँ तक कि है ऐसे भी 30 लोग हैं। आई कैन कॉल फ्रेंड्स, जिसको हम फ्रेंड, मैं फ्रेंड बोल सकती हूँ। आई हैव अ फैमिली, मेरा एक फैमिली भी है। लविंग ऑन्स एंड अ गुड होम, हाँ, एक अच्छा सा घर है। आंट्स भी हैं मेरे फैमिली में। नो, नो वन दिस सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग, अगर ऊपर ऊपर से देखा जाए तो मेरे पास सब कुछ है, लेकिन एक्सेप्ट वन ट्रू फ्रेंड, सिवाय एक सच्चे मित्र के। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स, जब मैं अपने फ्रेंड के साथ होती हूँ तो ज़्यादातर हम लोग जो सोचते हैं इज़ हैविंग अ गुड टाइम, हमेशा एंजॉय की बातें सोचते हैं, एंजॉय की बातें करते हैं। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग बट
ऑर्डिनरी एवरीथिंग डे थिंग्स, मतलब कि जब भी हम लोग एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो कोई विशेष बातें नहीं करते हैं, हमेशा साधारण सी चीज़ें, एंजॉय की चीज़ें, मौज मस्ती की चीज़ें करते हैं। अब ये विशेष बातें कहाँ हो सकता है, जब ट्रू फ्रेंड हो, सच्चे मित्र होंगे, जिस उन्हीं लोगों के साथ ये सब बातें हो सकती है। लेकिन इसके कोई ट्रू फ्रेंड तो है नहीं, इसलिए कह रहे हैं कि हम लोग जब भी मित्रों से मिलते हैं, जिस जो भी फ्रेंड हैं, सिर्फ उनसे एंजॉय की बातें होती हैं। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर। अच्छा, अब इन सभी बातों को कर करके, एंजॉय की बातें करने से कोई एक दूसरे के काफ़ी करीब नहीं आता, ठीक ना। एंड दैट्स द प्रॉब्लम, और यही तो समस्या है। देखिए, अपनी प्रॉब्लम शेयर करने के लिए कोई ट्रू फ्रेंड होना ज़रूरी है। मे बी इट्स माई फॉल्ट, हो सकता है कि हम लोग एक दूसरे से अपनी बातें, फीलिंग नहीं शेयर कर पाते हैं, तो हो सकता है इसमें मेरी भी गलती हो। दैट वी डोंट कन्फाइंड इन ईच अदर, गलती इसलिए हो सकती है क्योंकि हम एक दूसरे की इतने क्लोज नहीं हो पाते, अपनी फीलिंग एक दूसरे को शेयर नहीं कर पाते हैं, हो सकता है इसमें मेरी मिस्टेक हो। इन एनी केस, बात कुछ भी हो, दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर, बस हमारे जीवन में बस ऐसे ही चल रहा है। एंड अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, दे आर नॉट लाइबल टू चेंज, और इसमें कोई खास परिवर्तन होने वाला नहीं है। दिस इज वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी, और यही कारण है कि मैं डायरी लिखना शुरू की। टू इन्हेंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग वेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, जिससे मैं अपने इमेजिनेशन में फ्रेंड मान चुकी हूँ, जिससे फ्रेंड बनाई हूँ, तो इसका इमेजिनेशन काफ़ी बढ़ाने के लिए I don't want to I don't want to jot down the fact in this diary the way most people would do। मैं इस डायरी को उस तरीके से नहीं लिखना चाहती हूँ, या फिर उस तरीके से लिखना शुरू नहीं करना चाहती हूँ जिस तरीके से ज़्यादातर लोग करते हैं। बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, लेकिन मैं इस डायरी को एक फ्रेंड के रूप में रखना चाहती हूँ, और फ्रेंड के रूप में इस डायरी को रख रही हूँ। इसलिए आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किट्टी, इसलिए आज से इस डायरी का नाम डायरी नहीं बल्कि किट्टी के नाम से इस डायरी को पुकारूंगी। सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ माई स्टोरी टू किट्टी इफ आई वर टू प्लंज राइट इन, अगर मैं आज के ही डेट से सीधे सीधे अपनी बातें, किट्टी की बातें बताएं, तो कोई एक भी वर्ड समझ नहीं पाएगा। इसलिए आई वुड बेटर प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ, इसलिए मैं चाहूँगा कि बेटर होगा कि मैं अपने जीवन के विषय में, अपने लाइफ के कुछ विषय में बताऊँ, जिससे कि सभी को समझ में आ जाए। मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो, हालांकि ऐसा करना मुझे अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन आप हमारे विषय में समझ पाएँ, हमारे लाइफ के विषय में समझ पाएँ, इसलिए मैं बताना चाहती हूँ। माई फादर, सबसे पहले फादर से स्टार्ट कर रहे हैं कि माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव ईवर सीन, यानी हमारे लाइफ में ये जो फादर हैं सबसे बहुत ही प्रिय फादर हैं, ठीक ना। मोस्ट एडोरेबल, बहुत ही अच्छे। डिडंट मैरी माई मदर, मेरे पिताजी तब तक मेरी माता से शादी नहीं किए, अनटिल ही वाज 36, ठीक, ये एज याद रखिएगा कि इनके पिताजी की शादी कितने वर्ष में हुई थी, 36 के हो गए थे। एंड शी वाज 25, और उस समय मेरी माताजी का उम्र 25 था। माई सिस्टर मार्गॉट वाज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926, ये डेट याद रखिएगा कि 1926 में फ्रैंकफर्ट, जो कि जर्मनी में है, इस जगह पर मेरे बड़ी सिस्टर का जन्म हुआ था। आई वॉज बोर्न ऑन 12 जून 1929 को मेरा जन्म हुआ था। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4, जन्म के 4 वर्ष तक मैं फ्रैंकफर्ट में रही। माई फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933, 1933 में मेरे पिताजी हॉलैंड चले गए। माई मदर एडिथ हॉलैंडर, उसके साथ मेरी जो माता जी हैं इनका भी नाम याद रख लीजिए, एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक वेंट विद हिम टू हॉलैंड इन सितंबर, सितंबर के महीने में वो भी हॉलैंड चली गई पापा के पास।
while Margot and I were sent to Aachen to stay with our grandmother. मुझे और मेरी बड़ी सिस्टर मॉर्गॉट को ऑचन भेज दिया गया, क्योंकि ऑचन में मेरी दादी माँ रहा करती थी, उनके पास भेज दिया गया। मॉर्गॉट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर। दिसंबर के महीने में मॉर्गॉट भी चली गई हॉलैंड। एंड आई फॉलोड इन फरवरी, और फरवरी के महीने में मैं भी चली गई। व्हेन आई वाज प्लंग डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मॉर्गॉट। जिस समय मैं वहाँ गई थी तो उस समय मॉर्गॉट का बर्थडे था, और मुझे वहाँ पर जाना, समझ लीजिए कि मैं मॉर्गॉट के लिए बर्थडे प्रेजेंट थी, एक प्रकार से कह सकते हैं कि बहुत अच्छा गिफ्ट थी उसके लिए। भाई उसकी छोटी सिस्टर आ गई तो इससे अच्छा कौन क्या गिफ्ट चाहिए उसको, ठीक। आई स्टार्टेड राइट वे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल। पढ़ाई लिखाई की जो शिक्षा है हमारी स्टार्ट हुआ मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल से। आई स्टेड देयर अंटिल आई वाज 6। वहाँ पर मैं जब 6 वर्ष की थी तब तक मैं वहाँ थी। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन फर्स्ट फॉर्म, और वहाँ पर मैं जब क्लास फर्स्ट फॉर्म में थी, फॉर्म बोले तो क्लास ही समझ लीजिए, फर्स्ट फॉर्म में थी, तो उस समय मेरा उम्र कितना था, 6। इन दिस 6 फॉर्म, और क्लास 6 में पहुँचते पहुँचते, ठीक, माय टीचर वाज मिसेस कुपरेस जो थी, हाँ मिसेस कुपरेस एक टीचर थी। दी हेड मिस्ट्रेस, ठीक, हेड मिस्ट्रेस थी। एट द एंड ऑफ द ईयर, जैसे ईयर का एंड होता है, वी वर बोथ इन टीयर्स, हम दोनों की आंखों में आंसू थे। एज वी सैड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, फेयरवेल के समय में, जब मैं स्कूल छोड़ रही थी विदाई के समय, तो मेरे आंखों में भी आंसू थे और मेरे टीचर दोनों की आंखों में आंसू थे। इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंडमा फेल इल। 1941 का बात है, समर के महीने में यानी गर्मी के समय में दादी माँ का तबीयत खराब हो गया। एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, और उनका ऑपरेशन कराना पड़ा। सो माय बर्थडे पास्ड विद लिटिल सेलिब्रेशन, इसलिए दादी का तबीयत खराब था, ऑपरेशन भी हुआ, इसकी वजह से जो मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ काफ़ी नॉर्मल तरीके से हुआ, ठीक, ज़्यादा हर्षोल्लास के साथ नहीं हुआ। ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942, लेकिन दादी माँ बची नहीं, जनवरी 1942 में उनका भी देहांत हो गया। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर, ये बात भला कौन जाने कि मुझे दादी की कितना याद आती है। एंड स्टिल लव हर, यहाँ तक कि आज भी दादी से मैं बहुत प्रेम करती हूँ। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942, उसके बाद 1942 में जब मेरा बर्थडे मनाया गया, वाज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर, इस तरीके से मनाया गया, यानी काफ़ी हर्ष उल्लास के साथ मनाया गया, ताकि जो पिछले वर्ष नहीं मनाया गया था वो भी इसी में कवर हो जाए, मतलब उसकी कमी न खले। एंड ग्रैंडमाज कैंडल, ग्रैंडमाज कैंडल मतलब दादी के लिए भी, हाँ, कैंडल जलाया गया। वाज लिट अलॉन्ग विद द रेस्ट, यानी मेरे बर्थडे भी मनाया गया, उस बर्थडे पर दादी के लिए कैंडल भी जलाया गया। द 4 ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल, हम सभी यानी मम्मी पापा, ठीक, मैं, मेरी बड़ी सिस्टर, सब लोग बड़े अच्छे से रह रहे थे। एंड दैट ब्रिंग मी टू द प्रेजेंट डेट, और अब उस प्रेजेंट डेट पर आती हूँ जिस तारीख से मैं ये स्टार्ट की हूँ लिखना। ऑफ 20 जून 1942 एंड दिस सोलम डेडिकेशन ऑफ माय डायरी, ये हमारे डायरी के लिए सोलम डेडिकेशन होगा, यानी पवित्र समर्पण होगा। डायरी लिखने की शुरुआत यहाँ से होता है, सैटरडे 20 जून 1942। डियरेस्ट किट्टी, सबसे पहले लिखा जाता है डियरेस्ट किट्टी, यानी प्रिय किट्टी।
आवर एंटायर क्लास इज क्विकिंग इन इट्स बूट्स। हमारा जो पूरा क्लास था डर के मारे कांप रहा था। द रीजन of course is the forthcoming meeting in which the teacher decide who will move up to the next form and who will be kept back। नीचे आगे एक मीटिंग होने वाला था और मीटिंग टीचरों का मीटिंग था। उसमें टीचर ये डिसाइड करेंगे कि किसको आगे बढ़ा दिया जाए, मूव अप किया जाए, मतलब अगली कक्षा में रखा जाए, और किसको बैक कर दिया जाए, किसको फेल कर दिया जाए। तो मीटिंग होने वाली थी, उसमें सभी लोग, यानी रिजल्ट आने वाला था। हाफ द क्लास, और जो आधा क्लास था ना, हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स। आधा क्लास के बच्चे तो बेट लगा रहे थे, शर्त लगा रहे थे। जियन एंड आई लाफ, मैं और एक मेरी फ्रेंड थी जियन, हम लोगों को हंसी आ रही थी। अवर सेल्फ सिली, काफ़ी तेज़ी से हम लोगों को हंसी आ रही थी। एट टू बॉयज बिहाइंड अस, हम लोगों के पीछे दो ऐसे लड़के बैठे हुए थे जिनका नाम है सियन एंड जेक्स। इन दोनों का नाम याद रखिएगा। सियन और जेक्स हम लोगों के ठीक पीछे बैठे हुए थे। हु हैव स्टॉक्ड दियर इंटायर हॉलीडे सेविंग ऑन दियर बेड्स। ये लोग ऐसे थे कि पूरे सेविंग जितना भी इनके पास हॉलीडे सेविंग था सब के सब शर्त में लगा चुके थे। मतलब कि जितना उनके पास पैसा था, जो भी सेविंग था, पूरे का शर्त लगा हुआ था। फ्रॉम मॉर्निंग टू द नाइट, फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, सुबह से लेकर के शाम तक, यानी जब से क्लास शुरुआत हुआ है तभी से लोग यही कह रहे हैं, सभी स्टूडेंट दूसरे से यही कह रहे हैं कि इट्स यू आर गोइंग टू पास, यार तुम पास हो जाओगे, यानी तुम तो पास हो जाओगे। लेकिन जिससे कहते वो कहता नो आई एम नॉट, मैं नहीं पास हो जाऊंगा। यस यू आर, आप पास हो जाएंगे। एक दूसरे से बस यही कहते हैं, नो आई एम नॉट। हाँ, अपने को कहते कि मैं नहीं पास होऊंगा और दूसरे को, सामने वाले को बोलते कि तुम पास हो जाओगे। तो ऐसा ही कहते हैं। इवन जिस प्लीडिंग, जब सब लोग इस तरीके से क्लास में कह रहे थे कि तुम पास हो जाओगे, मैं फेल हो जाऊंगा, तो ये बातें सुन सुन कर के मैं और जो मेरी फ्रेंड थी बोर हो गए थे। तो जिस प्लीडिंग ग्लांस, थोड़ा गुस्से से मेरी फ्रेंड देखती है उन लोगों को, एंड माई एंग्री आउट ब्रस्ट, मैं भी थोड़ा चिल्ला करके डांट करके उन लोगों को बोलती हूँ, लेकिन ये सब कांट काम देम डाउन, लेकिन वो लोग नहीं मानते हैं, वो लोग नहीं शांत होते हैं। इफ़ यू आस्क मी, यदि आप मुझसे पूछे ना, यानी मेरा राय लें, तो मैं कहूँगी कि देयर आर सो मेनी डमीज, हमारे क्लास में यानी हमारे विद्यालय में इतने डमी स्टूडेंट हैं, मतलब कि वीक स्टूडेंट, दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास, क्वार्टर बोले तो चौथाई हिस्सा, पूरे क्लास के चौथाई हिस्से बच्चों को शुड बी केप्ट बैक, इन लोगों को बैक कर दिया जाए, फेल कर दिया जाए। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रीचर ऑन अर्थ, लेकिन टीचर के विषय में तो भाई हम लोग भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं, वो उनकी मर्जी, जिसको चाहे फेल करें, जिसको चाहे पास। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड एंड माई सेल्फ, मुझे मेरी और मेरे फ्रेंड की कोई परवाह नहीं था, हम लोग तो पास हो जाएंगे। वी विल मेक इट, हम लोग पास ही हो जाएंगे, ठीक ना। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर, हाँ एक सब्जेक्ट था जिसमें मैं श्योर नहीं थी अबाउट इज मैथ, वो मैथ है, हो सकता है मैथ में गड़बड़ हो जाए। एनीवे चाहे कुछ भी हो जाए, ऑल वी कैन डू, भाई अब इस समय खैर बात हम लोग कर भी क्या सकते हैं, टू वेट, एक ही इज वेट, इंतजार के अलावा दूसरा कुछ नहीं कर सकते हैं, भाई रिजल्ट आएगा तो सो आएगा। अनटिल देन, तब तक वी कीप टेलिंग इच अदर नॉट टू लूज हर्ट, एक दूसरे को बस यही कहते रहें कि हिम्मत ना हारो, जो होगा सो देखा जाएगा, भाई रिजल्ट आएगा तो आएगा। आई आई गेट along प्रिटी वेल विद ऑल माई टीचर्स, जितने भी मेरे विद्यालय में टीचर्स थे सभी से मेरा बहुत अच्छे से बनता था। देयर आर 9 ऑफ देम, हमारे विद्यालय में 9 टीचर थे, उनमें से 7 मैन एंड 2 वुमेन, ठीक, दो, हाँ 2 वुमेन भी थी और 7 मैन थे। मिस्टर किसिंग एक टीचर हैं, दी ओल्ड फौजी,
काफ़ी पुराने ख्यालात के टीचर हैं। हु टीच मैथ, यही टीचर मैथ्स पढ़ाया करते थे। वाज अनॉयड विद मी, ये टीचर मुझसे नाराज थे। फॉर एज बिकॉज आई टॉक सो मच, नाराजगी का एक ही कारण था कि मैं क्लास में बहुत ज़्यादा बात करते थे। आफ्टर सेवरल आफ्टर सेवरल वार्निंग, कई बार तो वार्निंग भी दिए। जब मैं नहीं मानी तो ही असाइंड में एक्स्ट्रा होमवर्क, इन्होंने मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क दिया। होमवर्क में क्या देते हैं, एन ऐसे ऑन दिस सब्जेक्ट अ चैटर बॉक्स, ऐसे लिख कर के आना है चैटर बॉक्स पे। चैटर बॉक्स बोले तो बक बक, अ चैटर बॉक्स। व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट, अब इतना घटिया सा सब्जेक्ट मिल गया है, इस पर क्या लिखा जा सकता है। तो आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर, आई डिसाइडेड, मैंने डिसाइड किया चलो इस पर बाद में टेंशन लेते हैं या फिर इस पर बाद में विचार करते हैं कि इस पर क्या लिखा जाएगा। आई जोटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, जो भी टीचर टाइटल बोले थे उसको मैंने नोटबुक में नोट किया। स्टक इट इन माई बैग, और उस पर टाइटल लिखने के बाद में यानी चैटर बॉक्स लिखने के बाद में इसको अपने बैग में रख दिया। एंड ट्राई टू कीप क्वाइट, और शांत रहने की कोशिश की। उसके बाद क्लास समाप्त हो जाता है, घर आती हूँ। दैट इवनिंग, शाम को, आफ्टर आई हैड फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, जो भी स्कूल का होमवर्क मिला था सब फिनिश करने के बाद में, द नोट अबाउट द एसे कॉट माई आइज, मेरे नज़रों से मुझे वो नज़र आया जो ऐसे मैथ के टीचर दिए हुए थे। तो आई बिगेन थिंकिंग अबाउट दिस सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट में मैं सोचने लगी कि आखिर क्या लिखा जाए। वाइल चिविंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन का जो नोक होता है उसको मुंह में डाल करके चबाते हुए सोचते हुए कि आखिर इस पर क्या लिखा जाए। एनी वन कुड रैम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेस बिटवीन द वर्ड्स, कोई भी व्यक्ति ऐसे को कंप्लीट करने के लिए शब्दों के बीच में भारी भारी गैप छोड़ सकता है, इस तरीके से जल्दी से कॉपी भर जाएगा, जल्दी से ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। बट द ट्रिक वाज टू कम अप विथ कन्विंस आर्ग्यूमेंट टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, लेकिन ऐसा नहीं करना था, ठीक ना। अच्छा तो तब होगा कि इस तरीके से ऐसे लिखा जाए कि उसमें ये बताया जाए कि टॉकिंग भी यानी बात करना, गप सप करना, ये भी हमारे लिए काफ़ी आवश्यक है। इसकी पॉजिटिव थॉट्स इस पर डाला जाए, ठीक ना, इस तरीके से। नहीं तो फिर अगर इस पर कुछ ऐसी चीज़ें लिख देंगे कि बात करना बहुत बुरा होता है या गंदे बच्चे क्लास में बात करते हैं, तो इसमें मेरी ही बेइज्जती हो जाएगी। तो आई थॉट एंड थॉट, सोचती गई, बार बार सोची। एंड सडनली आई हैड एन आइडिया, और अंत में मेरे मन में एक आइडिया आया। आई रोट द 3 पेज, मैं इस सब्जेक्ट पर 3 पेज लिख डाली। मिस्टर किसिंग हैड असाइंड मी, वो जो मुझे होमवर्क दिए थे उस पर। एंड वाज सेटिस्फाइड, लिखने के बाद में काफ़ी संतुष्ट हो गई, चलो भाई अब तो काम हो गया। आई आर्ग्यूड दैट, अच्छा उसमें मैं लिखी क्या थी कि टॉकिंग इज अ स्टूडेंट्स ट्रेट, हाँ टॉकिंग यानी बात करना, क्लास में बात करना है तो विद्यार्थियों का गुण होता है। दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, हाँ लेकिन ये जो मेरा गुण है ना, इसको मैं अपने कंट्रोल में रख करके बातचीत करती रहूँगी क्लास में, ऐसा वो बच्ची लिखती है। बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट, और बोलती है मैं इस हैबिट को तो सुधार नहीं सकती, क्योंकि सिंस माई मदर, क्योंकि मेरी माता जी टॉक्ड एज मच एज आई डिड, जिस तरीके से मैं बात करती हूँ इसी तरीके से मेरी माता जी बातचीत किया करती थी। अब माता जी की ही आदत मेरे अंदर आ गई है तो मैं क्या करूँ। if not more, and that there is not much you can do about inherited traits, क्योंकि विरासत में यानी माता जी के द्वारा मिली गई, कह सकते हैं अनुवांशिकता, कह सकते हैं ये हमारे अंदर क्वालिटी आ गई है,
बात करने का, तो इस पे हम कुछ कर नहीं सकते हैं, ये तो पेरेंट्स से मिला हुआ है ना। तो इस तरीके से ऐसा कुछ तर्क अपना देते हैं। मिस्टर किसिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट्स। जब मैं अगले दिन ये लिख करके दिखाती हूँ तो टीचर पढ़ते हैं और उनको भी काफ़ी अच्छा लगता है, थोड़ा हंसते हैं। बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, और इसी तरीके से अगले लेसन तक मैं बातचीत करती रही, यानी क्लास में बातचीत करती रही, तो ही असाइंड मी अ सेकंड एसे, तो उन्होंने मुझे सेकंड एसे दे दिया पनिशमेंट के रूप में। दिस टाइम इट वाज सपोज टू बी ऑन एन इनकरेजिबल चैटर बॉक्स। इस बार उन्होंने जो हमें होमवर्क दिया, ऐसा दिया, उसमें लिखा था कि इनकरेजिबल चैटर बॉक्स, की ऐसी चैटर बॉक्स जिसको सुधारा ना जा सके। तो आई हैंडेड इट इन, तो इसको भी मैंने लिख करके उनको दे दिया। एंड मिस्टर किसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन, अब इस सब्जेक्ट पर भी मैं उनको लिख करके दे दिया, तो उन्हें उनकी तरफ से कोई कंप्लेन नहीं है। अबाउट फॉर टू होल लेसन, 2 लेसन तो पढ़ाए थे उसके बाद। हाउ यू आर ड्यूरिंग दी थर्ड लेसन, थर्ड लेसन के दौरान ही वुड फाइनली हैड इनफ, मेरी बातचीत करना उनके लिए काफ़ी हो गया, मतलब कि कुछ ज़्यादा ही हो गया, सर से ऊपर चला गया। एंड फ्रैंक एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास, क्लास में टॉकिंग करने के लिए जो मुझे पनिशमेंट मिला ना, उसने थर्ड ऐसे मुझे दिया लिखने के लिए, राइट एन ऐसे इंटाइटल क्वेक क्वेक क्वेक, ठीक ना, सैड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। तो इस बार क्वेक 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 पर मिल गया, थर्ड टाइम इस पर मिला कि चलो भाई इस पर इस बार लिख करके आइएगा, ठीक है। इतना बेहुदा बेहुदा सा ऐसे मिल रहा है लिखने के लिए कि बच्ची क्या लिखेगी। तो द क्लास रोड, जिस समय ये मुझे ऐसे मिला तो पूरा क्लास हंस पड़ा। आई हैड टू लाफ, तो मुझे भी हंसी आ गई। थ्रू आई वुड नियरली एग्जॉस्टेड माई इंजेन्युइटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्स, ठीक ना। इस बार तो मैं पूरी तरह से कह सकते हैं कि मैं भी बोर हो गई, थक गई थी इस तरीके से बेहुदा सा जो मुझे चैटर बॉक्स पे ऐसे लिखने को मिल रहा था। इट वॉज टाइम टू कम अप विद समथिंग एल्स, इस बार तो मुझे लगा कि कुछ नया चीज़ करना है, कुछ ऐसा किया जाए कि जिससे कि टीचर बार बार मुझे होमवर्क न दे इस तरीके का। समथिंग वर्जिनल, कुछ ओरिजिनल चीज़ किया जाए। माई फ्रेंड सेन, एक मेरी फ्रेंड थी सेन, हु इज़ गुड एट पोएट्री, जो पोएट्री में काफ़ी अच्छी है, यानी पोएट्री उसको बहुत अच्छी तरीके से आता है। ऑफर टू हेल्प मी, उसने मुझे ऑफर किया कि मैं आपकी हेल्प करूंगी। राइट द एसे फ्रॉम बिगनिंग टू एंड इन वर्ज, ठीक, मैं इसको वर्ज में लिखूंगी, ठीक ना, वर्ज बोले तो लय में लिखूंगी, ताल में। एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय, जैसे उसने मुझसे कहा मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, मैं खुशी के मारे उछल कूद पड़ी। मिस्टर किसिंग वाज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी, इस तरीके से टॉपिक दे करके मिस्टर किसिंग यानी मैथ के टीचर मेरा मजाक उड़ाना चाहते थे। विद दिस रिडिक्यूलस सब्जेक्ट, ये जो बेहुदा सा सब्जेक्ट दे रहे थे ना, इस सब्जेक्ट को दे करके मेरा मजाक उड़ाना चाहते थे। बट आई वुड मेक श्योर द जोक वाज ऑन हिम, लेकिन इस बार मजाक किसका उड़ा था, टीचर का उड़ा था, न कि मेरा। आई फिनिश्ड माई पोएम, अब ये थर्ड बार जो मिला था क्वेक क्वेक क्वेक, इसको भी मैं फिनिश करके दे दी। एंड इट वाज ब्यूटीफुल, क्योंकि फ्रेंड मेरी हेल्प की थी, काफ़ी सुंदर तरीके से इसको दे दिया। इट वाज अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर स्वान, ये मदर डक और फादर स्वान के विषय में था। विथ 3 बेबीज, और जिसके 3 बेबी थे। डकलिंग्स, हाँ, बतख के बच्चे को डकलिंग बोला जाता है। हु वर बिटेन टू डेथ, जिन लोगों को मार मार करके मार डाला गया था। बाय द फादर, किसके द्वारा, फादर के द्वारा। बिकॉज दे क्वेक टू मच, क्यों मार दिया गया था, क्योंकि वो लोग ज़्यादा क्वेक क्वेक करते थे। लकली मिस्टर किसिंग टुक अ जोक द राइट वे ही, और सौभाग्य से कि जो मिस्टर
किसिंग थे इस जोक को राइट वे मतलब कि सही तरीके से या पॉजिटिव ढंग से सोचे कि भाई देखिए इस तरीके से ज़्यादा बच्चों को पनिशमेंट देना अच्छी बात नहीं है, इसको निगेटिव में नहीं लिए। ही रीड द पोयम टू द क्लास, और मैथ के टीचर इस पोयम को क्लास में पढ़े, एडिंग हिज ओन कमेंट, इस पर अपना कमेंट देते हैं, एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल, जिस क्लास में मैं पढ़ रही थी उसमें भी तो पढ़े ही, साथ है ये साथ अगल बगल के क्लास में भी जाकर के इसको पढ़ के सुनाते हैं। सिंस देन, और तभी से, आई हैव बीन अलाउड टू टॉक, मुझे टॉकिंग करने की अनुमति मिल गई, एंड हैवेंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, और तब से मुझे एक भी एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं दिया गया। ऑन द कंट्रेरी, और इसके विपरीत, मिस्टर किसिंग ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज, आजकल तो जो मैथ के टीचर थे जो मुझे होमवर्क दिया करते थे वो भी हल्का फुल्का मजाक करने लगे, जोक करने लगे, है ना। तो इसी के साथ स्टोरी समाप्त होता है।